नमस्कार। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक सेरेमोनियल हेड, एक औपचारिक मुखिया, या फिर हमारे संविधान की सबसे मजबूत ढाल? देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत अहम हिस्सा। तो चलिए आज इस पद की पूरी कहानी को समझते हैं। ये पद बनता कैसे है, इसकी असली शक्तियां क्या हैं, और हाँ, इसे हटाया कैसे जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के इस सबसे ऊंचे पद की असल में ताकत क्या है। क्या ये सिर्फ नाम का पद है या इसके पास सच में कोई पावर है? और ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे संविधान बनाने वालों ने, मतलब जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने इस पद को बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर बड़ी बारीकी से डिज़ाइन किया था। तो आइए इस कॉन्स्टिट्यूशनल पजल को, इस पहेली को मिलकर सुलझाते। तो देखिए, पूरी कहानी की शुरुआत होती है संविधान के आर्टिकल 52 के इन सीधे साधे शब्दों से। ये आर्टिकल कहता है, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतना ही। इन्हीं चंद शब्दों से देश के सबसे बड़े, सबसे ऊंचे पद का जन्म होता है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो इस पूरी जर्नी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी नींव और पावर की, मतलब फाउंडेशन और शक्ति। फिर देखेंगे कि प्रेसिडेंट बनने का रास्ता क्या है। उसके बाद टर्म, शपथ और दूसरी शर्तों को समझेंगे। और आखिर में उस सबसे बड़ी जांच पर नजर डालेंगे जिसे महाभियोग यानी इम्पीचमेंट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, फाउंडेशन और पावर। इस पद की जो जड़ें हैं ना, वो हमें मिलती हैं संविधान के आर्टिकल 52 और 53 में। यही 2 आर्टिकल इसकी पूरी बुनियाद रखते हैं। अच्छा, पद तो बन गया, पर सवाल है कि इसकी पावर क्या है। यहीं पर आर्टिकल 53 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहता है। वो कहता है कि यूनियन की, मतलब केंद्र सरकार की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, यानी कानून लागू करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास होगी। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। प्रेसिडेंट इस पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उन्हें यह सब प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही करना होता है। तो कह सकते हैं कि पावर का सोर्स तो प्रेसिडेंट है, पर उसका रिमोट कंट्रोल चुनी हुई सरकार के हाथ में है। कमाल है ना? तो ये तो हो गई पद और उसकी पावर की बात। अब आते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर, द पाथ टू प्रेसिडेंसी, मतलब इस कुर्सी तक कोई पहुंचता कैसे है। और ये प्रोसेस किसी आम इलेक्शन जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे जानबूझकर काफी अलग और खास बनाया गया है। देखिए, हम और आप, मतलब आम जनता, प्रेसिडेंट के लिए सीधे वोट नहीं डालते। आर्टिकल 54 के हिसाब से उनका चुनाव एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज करता है। अब इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ चुने हुए सदस्य। ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रेसिडेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रतिनिधि लगें। और इलेक्शन का जो तरीका है ना, वो भी काफी यूनिक है। आर्टिकल 55 में इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अब ये नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ना, पर इसका मकसद बहुत सिंपल है। इसका गोल बस ये है कि जो भी जीते उसे देश के ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स का सपोर्ट मिले, एक ब्रॉड कंसेंसस हो। अच्छा, तो इस पद के लिए एलिजिबल कौन है, कौन बन सकता है प्रेसिडेंट? आर्टिकल 58 में 3 बिल्कुल साफ साफ शर्तें हैं। पहली, वो भारत का नागरिक हो। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल हो, जो मैच्योरिटी का एक सिंबल है। और तीसरी, वो लोकसभा का मेंबर चुने जाने के लिए क्वालिफाइड हो। बस यही 3 मेन कंडीशंस हैं। यहां एक और बड़ी दिलचस्प बात है, क्या कोई दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 57 इसकी इजाज़त देता है। और कमाल की बात यह है कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ कोई टर्म लिमिट नहीं है, मतलब 2 बार की कोई सीमा नहीं। थ्योरेटिकली कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि चुनाव हो गया और एक नए प्रेसिडेंट चुन लिए गए। अब आगे क्या? अब शुरू होता है उनका कार्यकाल, उनकी शपथ और बाकी जिम्मेदारियां। तो ये टर्म कितने साल का होता है और पद संभालने से पहले वो शपथ क्या लेते हैं? आर्टिकल 56 के हिसाब से प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है पूरे 5 साल का। ये एक फिक्स्ड पीरियड है और इसे इसलिए रखा गया है ताकि देश में एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता बनी रहे। ऐसा न हो कि देश का मुखिया हर कुछ महीनों में बदल रहा है। अब इस पद की डिग्निटी और इम्पार्शियलिटी बनाए रखने के लिए आर्टिकल 59 कुछ शर्तें भी लगाता है, जैसे कि प्रेसिडेंट कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद नहीं ले सकते, ताकि वो पूरी तरह निष्पक्ष रहें। उन्हें एक ऑफिशियल रेजिडेंस मिलता है और सबसे ज़रूरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी और अलाउंसेस कम नहीं किए जा सकते।
ये इसलिए ताकि उन पर किसी भी तरह का कोई बाहरी दबाव न बनाया जा सके। और फिर पद संभालने से ठीक पहले प्रेसिडेंट लेते हैं शपथ। आर्टिकल 60 के तहत यह शपथ उन्हें भारत के चीफ जस्टिस दिलाते हैं। और यह सिर्फ कोई रस्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। वो शपथ लेते हैं संविधान और कानून को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की, मतलब उसकी रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने की। ये शपथ उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा गार्डियन बनाती है। और अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के आखिरी और शायद सबसे सीरियस चैप्टर पर, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। ये वो प्रक्रिया है जिसके जरिए एक प्रेसिडेंट को उनके 5 साल के कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। जी हां, वो 5 साल का टर्म कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक सेफ्टी वॉल्व भी बनाया है। इसी प्रोसेस को महाभियोग कहते हैं, जिसका जिक्र है आर्टिकल 61 में। और प्रेसिडेंट को हटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राउंड हो सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। लेकिन रुकिए, इस प्रोसेस को जानबूझकर बेहद मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में 2/3 यानी 2/3 जैसी जबरदस्त मेजॉरिटी की जरूरत होती है। और ऐसा क्यों? ताकि कोई भी सरकार सिर्फ पॉलिटिकल वजहों से प्रेसिडेंट को आसानी से न हटा पाए और इस पद की स्टेबिलिटी हमेशा बनी रहे। और अब ये आंकड़ा सुनिए, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। आज तक भारत के इतिहास में कितने राष्ट्रपतियों को महाभियोग से हटाया गया है? 0, एक भी नहीं। ये नंबर दिखाता है कि ये पावर कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इसका इस्तेमाल करना लगभग नामुमकिन है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक हमें प्रेसिडेंट के पद की पूरी कहानी बताते हैं। आर्टिकल 52 में पद का जन्म होता है, 54 और 55 में चुनाव की प्रक्रिया, 56 में 5 साल का कार्यकाल, 60 में शपथ और आखिर में 61 में वो महाभियोग की प्रक्रिया जो शक्तिशाली तो है पर कभी इस्तेमाल नहीं हुई। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, क्या प्रेसिडेंट की पावर सिर्फ सिंबॉलिक है, सिर्फ नाम की है, या फिर इसमें कोई असली ताकत भी छिपी है? इसका जवाब शायद संविधान की अलग अलग व्याख्याओं में और हमारी राजनीतिक परंपराओं में छिपा है। एक सवाल जिस पर सोचना बनता है,